हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज का ये वीडियो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक समरी पर है, जो कि एक महान क्रिकेटर युवराज सिंह यानी यूवी पर लिखी गई बुक है, जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहें, और जो यूवी का एक सच्चा फैन है वो वीडियो को बिना लाइक किए हुए नहीं जाएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्या आप क्रिकेट के फैन हैं तो युवराज सिंह की ये इंस्पायरिंग बुक पढ़िए, जो स्टोरी है एक यंग क्रिकेटर की, जिसे अपने करियर के पीक टाइम में कैंसर जैसी बीमारी का शिकार होकर क्रिकेट को छोड़ना पड़ा। बट यूवी एक सच्चे फाइटर की तरह कैंसर को हराकर वापस क्रिकेट के दुनिया में लौट कर आए और अपने लाखों फैंस को मैसेज दिया कि हमें चैलेंजेस से भागना नहीं है, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना है। इस बुक समरी में यूवी ने अपनी लाइफ की कई फनी और हार्ट ब्रेकिंग स्टोरीज शेयर की हैं। यूवी की लाइफ में कई सारे अप डाउन्स आए, फिर भी उन्होंने हमेशा खुद को स्ट्रांग बनाए रखा और कभी गिव अप नहीं किया। दोस्तों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फेमस इंडियन बैट्समैन युवराज सिंह की ऑटोग्राफी है। ये बुक पढ़कर कई लोग इंस्पायर हुए हैं। अपनी इस बुक के जरिए यूवी ने क्रिकेट के लिए अपने प्यार और अपनी कैंसर की बीमारी के स्ट्रगल को शेयर किया है। आप इस बुक में युवराज सिंह के क्रिकेट के शौकीन से टीम इंडिया के प्लेयर बनने तक की पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ और ये भी जानेंगे उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा। युवराज सिंह जब अपने करियर के पीक पर थे तो उन्हें अपने कैंसर की बीमारी का पता चला, जिसका उनकी लाइफ और करियर में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन सबके बावजूद युवराज सिंह ने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, यूवी सिंह कैंसर को हराकर क्रिकेट की दुनिया में वापस कैसे लौट कर आए, ये सब आपको इस बुक पर और इस समरी पर सुनने को मिलेगा। उन्होंने एक बुक लिखी है और कैंसर पेशेंट के लिए यूवी कैन नाम के एक फाउंडेशन भी स्टार्ट किया है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करती है। और यहाँ पर कैंसर पेशेंट को फ्री चेकअप भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप एक क्रिकेट के फैन हैं या फिर आप एक इंस्पायरिंग स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पर जरूर लास्ट तक बने रहें। तो मैं आपको बताऊंगा ऑल द वे टू इंडिया। बचपन से ही मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है। स्कूल टाइम में मुझे हमेशा रिसेस और फिजिकल ट्रेनिंग का वेट रहता था। बाकी सब्जेक्ट्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे, इसलिए मेरे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं आते थे। मेरी फ्रेंड्स आंचल मुझे स्टडीज़ में हेल्प करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा स्कोर हमेशा इस एवरेज से कम ही रहा है। यूवी बताते हैं कि एक बार की बात है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैटिंग कर रहा था तो गलती से शॉट एक आदमी को जा लगा जो स्कूटर से जा रहा था। बॉल उसे बड़े जोर से लगी थी। वो आदमी स्कूटर से नीचे गिरा और तुरंत उठकर हमारे पीछे भागा। ये मुझे आज तक क्लियर याद है। मेरे फादर ने यादविंद्र पब्लिक स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया था। उस वक्त महारानी क्लब में इंडिया के फेमस बैट्समैन नवजोत सिंह सिद्धू प्रैक्टिस करते थे। एक दिन मेरे फादर मुझे उनके पास लेकर गए और सिद्धू से पूछा कि क्या वो मेरी बैटिंग देखेंगे। मेरे बैटिंग करने के बाद सिद्धू ने मेरे फादर को बोला, ये लड़का क्रिकेट के लिए बना ही नहीं है। लेकिन मेरे फादर भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो मुझे नेशनल टीम में जगह दिलवा कर ही रहेंगे। वो कभी भी डिस्करेज नहीं हुए और न ही मुझे होने दिया। एक दिन सुबह सुबह मेरे फादर ने मुझे प्रैक्टिस करने को बोला। उस दिन काफ़ी ठंड थी। मैं बेड में लेटा रहा, मैं बहाने करता रहा। मैंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद मेरे फादर मेरे रूम में आए और एक बाल्टी ठंडा पानी मेरे सर के ऊपर डाल दिया। उस दिन मुझे अपने फादर पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जिस दिन मैं अच्छा परफॉर्म करता था मुझे लगता था कि मेरे फादर का एक ही सपना है कि वो मुझे एक ग्रेट क्रिकेटर बनता हुआ देखें। मुझे भी यही लगता था कि क्रिकेट ही वो चीज़ है जो मुझे फ्रीडम दे सकती है। मेरे पेरेंट्स के आपस में रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे। दोस्तों, युवराज सिंह बताते हैं कि मेरा छोटा भाई जोरावर मुझसे 8 साल छोटा है। मेरे पेरेंट्स के बीच जो भी प्रॉब्लम थी उससे बचने के लिए मैंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट में लगा दिया था। पर मेरा छोटा भाई जोरावर माँ बाप के झगड़ों के बीच पिस रहा था। मेरी मदर ने अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कभी ट्राई ही नहीं किया था। मुझे यह बात बहुत परेशान करती थी, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए स्पोर्ट्स सिस्टम में क्रिकेट को लेकर मेरे फादर शुरू से ही काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं। मेरी पूरी टीनेज
आज तक उन्होंने मुझे काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा था। एक बार रणजी प्रैक्टिस मैच खेलते वक्त 39 में आउट हुआ था तो मेरे फादर बहुत गुस्सा हुए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बोल दिया कि अब घर मत आना वरना तुम्हें जान से मार दूंगा, और मुझे पूरी रात घर के बाहर खड़ी अपनी कार में ही सोना पड़ा था। दोस्तों, अगली सुबह जब मैं घर के अंदर आया तो फादर ने मुझे देखते हुए मेरे मुंह पे दूध का गिलास देकर मारा। एक और बार की बात है, बैक में फ्रैक्चर आने की वजह से मुझसे फील्डिंग में मिस्टेक हो गई थी। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो देखा फादर ने मेरी कार का साउंड सिस्टम ही तोड़ दिया था। दोस्तों, यूवी बताते हैं कि मेरे सीनियर के निगेटिव कमेंट्स सुन सुनकर मेरा जीना मुश्किल हो गया था। फाइनली रणजी ट्रॉफी में मैंने 100 का स्कोर किया। मेरे फादर ने मुझे कॉल किया और पूछा मैच कैसा रहा। मैंने सेंचुरी मारी थी, मैं प्राउडली बोला। इस पर मेरे फादर बोले तुमने 200 रन क्यों नहीं बनाए। उनकी बातों से मैं डिसपॉइंट हो गया। फिर फादर ने मुझे दोबारा फ़ोन करके बोला कि उन्होंने मेरी कार की चाबियां कहीं छुपा दी हैं। इसके बाद मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने चला गया। मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सेलेक्ट किया गया था और इस तरह इंडियन नेशनल टीम में मेरी एंट्री हुई। अपने फर्स्ट मैच में मैंने 84 का स्कोर बनाया और मैन ऑफ द मैच बन गया। अपने पहले पे चेक से मैंने अपनी मदर के लिए एक घर खरीदा था। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ कि द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप हमारे लिए किसी एपिक एडवेंचर से कम नहीं था। हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे। 2010 में मेरी गर्दन में एक स्टेन आ गया था जिसकी वजह से बड़ा पेन हो रहा था। दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं सर घुमाकर देख भी नहीं पा रहा था। एमआरआई में डिस्क ब्लजम आया था। हमारी टीम फिजियोथेरेपिस्ट नितिन पटेल को मेरी गर्दन ठीक करने के लिए बुलाया गया और उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरी बारी नंबर 4 पर थी और मैंने 2 बॉल खेली ही थे कि अचानक लगा कि गर्दन में एक झटका लग रहा है। उसके बाद जैसे कमाल हो गया, मैंने धुआंधार खेलना शुरू कर दिया और काफ़ी बढ़िया स्कोर बनाया। मैं सचिन तेंदुलकर से काफ़ी इंस्पायर था। ये मेरे लिए एक ग्रेट अचीवमेंट था। हम टीममेट्स थे। वर्ल्ड कप खेलने से पहले सचिन ने मुझसे बोला था कि मुझे किसी ऐसे के लिए टूर्नामेंट खेलना चाहिए जिसकी मैं रिस्पेक्ट देता हूँ या फिर प्यार करता हूँ। सचिन ने मुझे और मेरे टीममेट्स को हमेशा मोटिवेट किया है। एक बार मैक्सिको में हमारी टीम डिनर कर रही थी और एक फैन रविंद्र जडेजा के पास आकर उस पर शाउट करने लगा। वो चिल्ला रहा था तुम इतनी जल्दी आउट कैसे हो गए, और गंदी गालियां दे रहा था। मामला काफ़ी बिगड़ गया और न्यूज़ में भी आ गया था। हम पर ओवरफेड और गैर जिम्मेदारी होने का ठप्पा लग गया था। इस घटना के बाद मैं टीम से बाहर हो गया था। बट फिर जुलाई में मुझे श्रीलंका के अगेंस्ट मैच खेलने के लिए सिलेक्ट कर दिया गया था। वर्ल्ड कप से पहले मैंने 2 बैट सिलेक्ट किए थे। एक मैंने वर्ल्ड कप नंबर 1 लिखा था और दूसरे में वर्ल्ड कप नंबर 2 लिखा था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था उसमें नंबर 1 वाले बैट से खेला और ढाका के लिए जाते वक्त मुझे मेरा बैट नंबर 2 नहीं मिल रहा था। बट मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरी मदर ने किसी को वो बैट चंडीगढ़ अपने पास मंगा लिया था। माँ उस बैट को बाबा जी आशीर्वाद दिलवाने के लिए सत्संग में लेकर गई। सत्संग में काफ़ी भीड़ थी। जब बाबा जी ने बैट देखा तो एकदम से वो बोल पड़े कि ये तो यूवी का बैट है। उन्होंने मेरे बैट को पहचान लिया था। ये वही बैट था जिसे मैंने वर्ल्ड कप खेला था। बाबा जी ने सबको बोला कि वो इस बैट को ब्लेस करे। मेरी मदर बेंगलोर मैच शुरू होने से पहले ही पहुंच गई थी। उन्होंने मुझे मेरा बैट नंबर 2 वापस दिया। वर्ल्ड कप में मैंने टोटल 352 रन बनाए थे। इसमें 4 चौके और 1 सेंचुरी थी। तो दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ कि सी चैन फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर हेल्थ बिजनेस में जिसे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ वो है जतिन चौधरी, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट और एक्यूपंक्चर स्पेशलिस्ट हैं। मैं उसे 2006 में पहली बार तब मिला था जब मुझे लेफ्ट घुटने के पास चोट लगी थी। फिर 2008 में मुझे जब शोल्डर इंजरी हुई तो मेरा उस पर ट्रस्ट और बढ़ गया था। जब मुझे फर्स्ट टाइम अपने ट्यूमर का पता चला तो उस वक्त भी मैंने औरों से ज़्यादा जतिन की थेरेपी और ओपिनियन को इम्पोर्टेंस दी।
मेरी खांसी की वजह से डॉक्टर कोहली ने मुझे एक्सरे कराने को बोला। जब मैं निकल रहा था तो जतिन ने मुझे रोक लिया और एक्सरे प्लेट चेक करने को बोला। डॉक्टर के माथे पर सिकन थी और जतिन काफ़ी टेंशन लग रहा था। एक्सरे में एक वाइट ब्लर साफ दिख रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक FNAC टेस्ट करवाऊं। अगले दिन मैंने अपना CT स्कैन करवाया। बाद में डॉक्टर कोहली ने मुझे कॉल किया। उन्होंने मुझे बोला, तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है, मेरे लंग्स में ट्यूमर था। डॉक्टर कोहली ने यह भी कहा कि ये ट्यूमर कैंसर की शुरुआत हो सकती है। उस टाइम मेरी मॉम गुरुद्वारे गई हुई थी। जतिन ने उन्हें फ़ोन करके न्यूज़ दे दी। जब माँ वापस आई और हमने एक दूसरे को देखा तो वो मुझे देखते ही रोने लगी। मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स को भी ये न्यूज़ शेयर कर दी थी। डॉक्टर परमेश्वरन ने मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने को बोला। मैं कुछ भी खाता या पीता मेरी बॉडी रिजेक्ट कर देती थी। कुछ खाते ही मुझे तुरंत वोमिटिंग आ जाती थी। इसी बीच प्यूमा ब्रांड ने मुझे शूटिंग की डेट्स मांगी थी। ये एक इंडोर्समेंट डील थी जो मैं बोल्ट, ओलोसो और आगुएरो के साथ करने वाला था। ये मैंने डील पहले ही साइन कर रखी थी। उसेन बोल्ट एक जैमेइकन स्प्रिंटर है, फर्नांडो ओलोसो एक स्पेनिश रेस कार ड्राइवर है और सर्जियो आगुएरो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। मैंने प्यूमा वालों को जनवरी 2012 में की डेट्स दी थी जब मैं फ्री हो सकता था। लेकिन जब मुझे अपने कैंसर का पता चला तो मैंने प्यूमा को इस बारे में इन्फॉर्म किया, लेकिन उन्होंने ये डील मुझसे वापस नहीं ली, बल्कि ये बोला कि वो मेरे ठीक होने का वेट करेंगे। लेकिन मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना था, इसलिए मैं शूट पर चला गया था। तो दोस्तों, है ना यहाँ तक यूवी की इंस्पायरिंग स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी यहाँ तक इंस्पायर कर चुकी है तो आप वीडियो को लाइक कर ही आगे का वीडियो देखें। तो चलिए दोस्तों, आगे की जर्नी मैं शुरू करता हूँ। वहाँ एक ट्रेडमिल पर हमें दौड़ना था, ऐसा युवराज बोल रहे हैं। ओलोसो ने मुझे मेरी कैप पर ऑटोग्राफ दिया। यही कैप पहनकर मैं उसे रेस करते हुए देखता था, पर मुझे बोर्ड से मिलने का चांस नहीं मिल सका। अपना पार्ट शूट कर वो निकल चुके थे। मुझे मालूम था कि बोल्ट क्रिकेट का फैन है। अगर वो मिलता तो मुझे उससे मिलकर बहुत बड़ी खुशी होती। इन वर्ल्ड फेमस एथलीट्स के साथ मिलकर और उनके साथ काम करने के बाद कुछ वक्त के लिए मैं भूल ही गया था कि मुझे लंग ट्यूमर है। पर जब मुझे खांसी आती और मेरे मुंह से ब्लड निकलता था तो एक एथलीट के तौर पर मुझे दर्द बर्दाश्त करना सिखाया गया था। मुझे ग्रेट इंडियन क्रिकेटर अनिल कुंबले याद है, जिसने टूटे हुए जबड़े के साथ वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेला था। तो दोस्तों, मैं आपको अब बताने वाला हूँ टेस्ट ऑफ माई लाइफ। युवराज सिंह कहते हैं कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ मैं लंदन गया था और डॉक्टर हार्पर से मिला। उन्होंने बताया कि मुझे कीमोथेरेपी के 4 साइकिल से गुजरना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि कीमोथेरेपी से मेरा बाल निकल जाएगा पर बाद में वापस उग जाएगा। फिर एक लास्ट मिनट प्लान चेंज की वजह से मैं इंडिया ओनोपोलिस आ गया। यहाँ डॉक्टर ए हॉर्न मेरा ट्रीटमेंट करने जा रहे थे। ये वही डॉक्टर थे जो पहले लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग का ट्रीटमेंट कर चुके थे। लॉस एक अमेरिकी रेसिंग साइकिलिस्ट है जिसे कैंसर हुआ था। मैंने डॉक्टर हार्पर को अपने प्लान चेंज के बारे में बता दिया था और माफ़ी भी मांगी थी। तो डॉक्टर हार्पर ने कहा कि लंदन में भी मुझे सेम ट्रीटमेंट ही मिलेगा, लेकिन उन्होंने भी ये भी कहा कि अगर उनके बेटे को कैंसर होता तो वो उसे भी डॉक्टर एहॉर्न के पास ही भेजते। डॉक्टर एहॉर्न एक जाने माने एक्सपर्ट है। उन्होंने मुझे बताया कि 2 महीने में 3 कीमोथेरेपी साइकिल्स के बाद मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, जैसे कि कभी मुझे कैंसर हुआ ही नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि क्या कीमोथेरेपी के बाद मैं बाप बन पाऊंगा, तो उन्होंने बताया कि कीमोथेरेपी से फर्टिलिटी रेट 60% तक घट जाती है, लेकिन अभी ये सिर्फ 10% कम है, यानी मेरे फादर बनने की अभी भी उम्मीद बची हुई है। मैंने लांस आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक इट्स नॉट अबाउट द बाइक पढ़ी। जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा तो सोचा काफ़ी बुक डिप्रेसिंग होगी, पर जब दोबारा पढ़ा तो पता चला आर्मस्ट्रॉन्ग स्पर्म बैंक गए थे जहां उन्होंने अपना स्पर्म प्रिजर्व करवाया था। बाद में उनके 3 बच्चे हुए थे, वो भी जब तक लॉस को टेस्टिकुलर कैंसर था। जिन दिनों मेरी कीमोथेरेपी हो रही थी उन दिनों मुझे भूख नहीं लगती थी और न ही नींद आती थी। अपनी वीडियो बनाता रहता था। मैंने एक डायरी भी बनाई रखी थी। जब तक इंडिया में मीडिया के थ्रू सबको मेरी इस बीमारी का पता लग चुका था। बाद में पता चला कि जिन 2 लोगों पर
मुझे काफ़ी ट्रस्ट था, उन्होंने मेरे बारे में मीडिया में खबर फैला दी थी। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक, लेकिन अगर आपको यूवी की स्टोरी इंस्पायरिंग कर चुकी है तो आप वीडियो को बिना लाइक किए हुए और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिल्कुल भी मत जाइएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनकी ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, अभी इसका पार्ट 2 आएगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के बिजनेस को आइडियाज़ कहीं ढूंढ रहे हैं तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में 200+ बिजनेस आइडिया ऑनलाइन घर बैठे जिससे आप अर्न कर सकते हैं वो इस चैनल में वीडियो के थ्रू आपको दिखाए जाएंगे। तो दोस्तों बस वीडियो यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।